Hello guys, very warm welcome to the 8th session of Java Pathshala. Today my name is Somashekar and I'll be the mentor of this session and we'll be learning about abstraction in Java. So let's start quick without any wasting any time, and please tell me if my screen is visible or not. Is it visible now? Is the screen visible, guys? Okay, great. Great. Am I audible clearly? Please acknowledge. All right. Chalo. So let's start with today's topic. The table of contents for today are Java abstraction in Java. We have two types of ways through which we can achieve the abstraction in Java. Those are abstract classes and interfaces. The multiple inheritance with interfaces. Then we'll wrap the session quickly by abstract classes versus interfaces. So let's start with what actually is abstraction. We have learned till now about polymorphism, overloading, overriding, etc., inheritance, right? So now these all topics deals with the code reusability aspect of coding, but abstraction is a topic which focus upon security aspect. We do abstraction to maintain the security. Now let's see how. Let's understand it with a real life example. Let us imagine a car and you're driving it. Just imagine you're driving it, and आपको अगर आप लेफ्ट राइट कहीं देखेंगे तो हमें आपको क्या दिखाई देगा? मैक्सिमम लाइक स्टीयरिंग व्हील, गियर, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, क्लच, यही सब दिखेंगे. एंड ये जरूरी है आपको गाड़ी चलाने के लिए, बट यू डोंट नो हाउ एक्चुअली दीज थिंग्स वर्क. आपको ये नहीं पता कि ब्रेक एक्चुअली में इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है. आपको ये नहीं पता कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं तो हाउ व्हाट मेक्स द व्हील्स रोटेट देयर डायरेक्शन. आपको ये नहीं पता होगा कि गियर जब आप करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरनली मैकेनिकली गाड़ी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या हो रहा है. बिकॉज देर इज नो नीड टू द यूजर टू नो ऑल दिस. नाउ फॉर अनदर एग्जाम्पल, हम गूगल का वो लेते हैं एग्जाम्पल. लेट्स सपोज आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं गूगल पे, तो आपको बेसिक जो दिखाई देता है वो होता है सर्च बार, गूगल का सर्च बार, एंड एक सर्च बटन दिखता है हमें, एंड कुछ सजेशंस आती है जब हमें सर्च किया जाता है. दिस इज द बेसिक व्यू of a user, normal user who is searching some stuff on Google. Okay, so but यहाँ पे आप देखो कि but आपको जो है वो इंटरनल वर्किंग नहीं दिखाया जाता कि डेटा कौन से सर्वर से कहाँ तक आ रहा है, कौन से नेटवर्क्स के थ्रू पास हो रहा है, एक्चुअली किस किस सर्वर से हमारे पीसी या डिवाइस तक पहुंच रहा है, वो सब हमें नहीं दिखाया जाता. नाउ लाइक इफ गूगल रियली शोज ऑल दिस, मतलब हमें इंफॉर्मेशन होती ये सब की कि कहाँ कहाँ से डेटा ट्रैवल कर रहा है, there is a potential risk to the company, right? कोई भी कुछ भी कर सकता है, उस डेटा को अफेक्ट कर सकता है. जब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में, तो हमारे पास एक वर्ड आता है सिक्योरिटी. जहां रिस्क है हमें वहां की सिक्योरिटी बढ़ा देनी है. तो सिक्योरिटी अचीव होती है कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन से. एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है? जो यूजर को नीड नहीं है, जो यूजर को जानने की जरूरत नहीं है, उसको मत दिखाओ. जितना उसको जरूरी है उसका काम करने के लिए सिर्फ वो सर्विसेज हाईलाइट करके उसको दिखा दो, बाकी सब सिक्योर, आई मीन डू नॉट हाइड कर दो सब कुछ. आई थिंक अब तक थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्या होता है. आप डेफिनेशन से समझते हैं कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है. Abstraction says it is the hiding the internal implementation and just highlighting the setup services that are offered to the user. Let's see इसका मतलब क्या है. ये कह रहे हैं कि जो internal implementation है, जैसे कि आप गियर चेंज करते हैं तो उसका internal implementation को हाइड कर दो,
बस एक गियर बॉक्स का जो वो हैंडल होता है वो दिखा दो, जस्ट हाईलाइटिंग द सेटअप सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू द यूजर। सेकंड डेफिनेशन ये भी कहता है कि इट शोज ओनली essential things to the user and hide the internal detailing। दोनों एक ही चीज है एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है कि नहीं समझ पा रहे तो एक और मस्त एग्जांपल है यहाँ पे। a user sending SMS where he is only shown where to type and how to send। आप इससे रिलेट कर सकते होंगे, जैसे कभी हम फोन से एसएमएस भेजते हैं, हमें एक बटन दिया जाता है और एक टाइप करने का एक वो बॉक्स दिया जाता है जहां हम अपना मैसेज टाइप करते हैं और फिर वो बटन दबाते हैं तो वो सेंड हो जाता है। बट हमें ये हाइड किया जाता है, हाइडिंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ हाउ एक्चुअली द एसएमएस इज ट्रैवलिंग एंड इज बीइंग प्रोसेस्ड। हमें ये नहीं पता कि वो एसएमएस जा कैसे रहा है, वो हो क्या रहा है, उसके पीछे का वर्किंग, कौन से सिग्नल टावर्स उसके बीच में है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार देख लूं मैं। एनी डाउट टिल नाउ? Please acknowledge in the chat. All right. Okay, great, great, great. Okay, let's continue. तो अब देखते हैं कि इसको कोडिंग में कैसे अचीव करना है। एब्स्ट्रैक्शन जावा में कैसे अचीव होता है, ये तो हमने लॉजिकल वाली बातें कर ली, थियोरेटिकल हो गई कि एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज क्या हो रहा है, बट इम्प्लीमेंट कैसे करना है व्हेन यू राइट द कोड। तो इसके लिए टू वेज ऑफ अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन इन जावा है हमारे पास। वो है पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड सेकंड इज इंटरफेसेस। जो यहाँ पे लिखा है 0 to 100% and 100%, इसको we'll discuss in the further slides what this actually denotes and what they represent. Let's continue with abstract classes first. And I really like to give examples and explain the concept through that way. So let's imagine a car, maybe any car. My favorite is red Ferrari. Okay, so I want to make one class for it, class car, and I want one variable to store the number of tires in it. A car has 4 wheels, right? So I'll store it in an int data type, and int number of tires is equal to 4. 4 is the value, 4 wheels. Then I want a function saying void start, and which prints starts with key. A car starts with key, right? So I want to print that. And here SOP stands is a small abbreviation for system.out.println. ये आप कोड में लिखोगे तो नहीं चलेगा, कंपाइलर एरर देगा। इट इज अ स्मॉल एब्रिविएशन, ऐसी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि इतना लंबा ना लिखे। ये सिर्फ पीपीटी पर्पस के लिए है। आपको जब कोड लिखोगे यू हैव टू राइट system.out.println only. And let's say I have a scooter also. I want to make a class for it also. I want class scooty and उसमें भी same variable number of tires int data type का, उसके अंदर store करा रहा हूँ मैं 2. And here also I want same function void start. Here also I want to print system.out.println starts with a kick. The scooty starts with a kick. So when you are observing these two classes, you may find this number of tires is common in both and the void start is common in both. Although important point to note is यहाँ पे नंबर ऑफ टायर्स का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है इससे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। एंड void start जो काम कर रहा है यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है starts with key, and here it is printing starts with kick. Although their implementation, their working is different, but the major variables and their services in this class are common, right? So what I can do is I can create one common class for both of them, and I can easily inherit them, as you have learned inheritance in the previous class. So now I want to create one vehicle class that combines both these functionalities, and I'll say just int number of tires and void start. If you see here, I've just highlighted what it has. Int number of tires. That's it. I have not given the value that how many tires does the vehicle have, because vehicle is a broader term. If I say a car has 4 tires, a scooty has 2 tires, a vehicle can also be a car and a scooty, right? That's why I have not given the value of number of tires. I've just declared over here. And same goes with the void start function. void start function में भी मैंने body नहीं लिखी है start function की, बस मैंने यहाँ पे declare कर दिया है. You see void start brackets and then semicolon. I just stated that this function must exist in the class vehicle. Now there is a condition in Java which we have to study, is that when a method is just declare and not defined, we use a keyword saying abstract. Abstract is a keyword in Java which is put before the function whose body is missing.
So you can say that it's an abstract method. An abstract method is a method whose implementation is hidden. If I added abstract in front of void start, वो बन गया abstract method. Now start method जो है आप उसको बोलोगे it's an abstract method because it doesn't have any body. It is just declared. Okay. Now one more second condition we have to learn in Java is अगर किसी भी क्लास में कोई भी नॉर्मल क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो वो क्लास खुद एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए. दैट मींस वी हैव टू पुट वन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द क्लास आल्सो, बट वाइस वर्सा इज नॉट रिक्वायर्ड इन जावा. अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, प्लीज अटेंड आई मीन प्लीज इसको देखें ध्यान से. क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है देन देयर इज नो कंडीशन कि उसमें जितने भी मेथड्स है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट हो. नो, इट्स नॉट अ कंडीशन. बट अगर क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, आई मीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्लास पक्का एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए. दिस इज द कंडीशन. एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास को इनहेरिट करा सकता हूँ इन एक्सटेंड कीवर्ड्स लगा के. कार क्लास एक्सटेंड्स व्हीकल, कार क्लास स्कूटी एक्सटेंड्स व्हीकल, एंड देन इनके जो वेरिएबल्स हैं इनको यूज करके मैं ओवरराइड कर सकता हूँ. अब मैंने यहाँ पे इंट नंबर ऑफ टायर्स इक्वल टू 4 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया. अब मैंने ये वाली नंबर ऑफ टायर्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर दिए. इनका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन जो है, व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर एक्सटेंड होके जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है ये हम हाइड कर दे रहे हैं. बस यूजर को यही दिखेगा कि एक व्हीकल के अंदर नंबर ऑफ टायर्स है और एक स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट होता है वो, बट ये नहीं पता कि उसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में. एंड यहाँ पे भी सेम मैंने जो कार के अंदर वॉइड स्टार्ट मेथड जो इसकी मैं बॉडी यहाँ पे डिफाइन करूंगा. सेम गोज फॉर स्कूटी ऑल्सो. यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्ट्स विद की, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट्स विद किक. सो टेल मी लाइक इफ देयर इज एनी डाउट टिल नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर. Everything clear? Okay. All right. So अब हम देखते हैं कि हमने याद है एक बार परसेंटेज देखा था थोड़े सा आगे. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम 0 to 100%, right? Now why is that? Let me tell you. As I said, there is no condition for a abstract class to have all methods abstract, right? हमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारी एब्स्ट्रैक्ट हो. नहीं, ऐसा नहीं है. आप नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकता है. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ void, उसके बाद engine. वॉइड इंजन एक मेरा फंक्शन हो सकता है. इंजन के बॉडी में मैं लिख सकता हूँ कि उसका हॉर्स पावर जो है, जो भी चीजें होती हैं, आई कैन डिफाइन अ बॉडी इन दैट क्लास ऑल्सो, विच इज वाई हमें एब्स्ट्रैक्शन जो है हर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है. इसलिए वो 0 to 100% का एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता है. अगर सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो इट्स 100% विन विन सिचुएशन. एंड देन अगर एक भी नहीं है तो दैट इज आल्सो पॉसिबल विद अ 0% एब्स्ट्रैक्शन. So let's understand this with the question. Okay, so let's code this question. The question says it has 3 parts in it. It says create an abstract class parent with a method message. Let's see. Let me open my text editor. Let's see. Let's save this file. Excuse me? Yeah, hello. Sir, actually one girl, Priya, is requesting you to explain a part again. Okay, which part? Priya, just type in the chat box which part you want to get explained. Abstract class. All right. Okay, I'll just give a quick review. So basically, Priya, see, I've got 2 classes, right? You understood? I think you understood this point. हमारे पास 2 classes, car and scooty. मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक कॉमन क्लास बना सकता हूँ इन दोनों का, फिर इसको इनहेरिट करवा सकता हूँ. बट इस कॉमन क्लास में मैंने इन दोनों चीजें, नंबर ऑफ टायर्स एंड वॉइड स्टार्ट, इनकी डेफिनेशन नहीं दी. मैंने नंबर ऑफ टायर्स की वैल्यू नहीं दी कि कितने टायर हैं, एंड स्टार्ट फंक्शन एग्जिस्ट करके.
तो जब हम ये करते हैं ना, तो हमें एक कीवर्ड लगाना होता है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि जिस मेथड की बॉडी नहीं होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, और उसके लिए हम एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं। अब एक कंडीशन ये है कि कोई भी क्लास के अंदर मिनिमम एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए, मतलब वो क्लास के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग जाएगा। तो इस क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। An abstract class is a class which contains one or many abstract functions. It can have even zero abstract functions also. It is just used so that the child classes can inherit that abstract class and override the methods which are there in this abstract class. Is it clear now? All right. Okay. So let's get on to the question. Okay. It says create an abstract class parent with method message. Okay, let's create it. It's saying let's create a class. Let me zoom. It says create one class parent, and we have to declare one message method. So as I said, when we just declare the method in Java, we have to use abstract keyword in front of it. And if any class has an abstract method, it must have abstract. A class must have also abstract keyword. Now let's see what it says. It says it has two subclasses, each having a method with the same name message that prints this is a message from child 1, this is a message from child 2. All right. तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इसके दो child classes है. Let's say class child 1 and दूसरी class है child 2. And it's saying it is inheriting the parent class. So we have to write extends parent का P capital. Same goes with child 2 also. Now we have done the inheritance part. And now it's saying this, ये जो मैसेज हमने यहाँ पे लिखा है इसको ओवरराइड करके child 1 अपना यूज कर रहा है, child 2 अपना खुद का यूज कर रहा है. तो लेट्स से यहाँ पे उसने बोला है कि void message, एंड इसकी जो बॉडी इंप्लीमेंटेशन है वो कह रहा है कि system dot out dot println, एंड इसके अंदर it's saying this message is from child 1, and the same goes for child 2 also. यहाँ पे child 2 लिखना है. ओके, यहाँ तक हमें समझ आया. हमने कुछ नहीं किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है मैसेज मेथड, एंड देन this is the child 1 that is this class is extending the parent class with inheritance, and it is using the message method with its own implementation saying this message is from child 1, and the same goes for child 2 also. इसका भी खुद का implementation है, this is a message from child 2. All right, let's go to the third part. It says call the method message by creating an object for each subclass. All right, let's create one main class. Abstraction, and write public static void main string args, and in this I want to create the objects for each child. Child 1, let's say the object name is c1, हम new operator use करेंगे, फिर child 1 का constructor, then let's call c1 dot message. एक बार यहाँ तक देख लेते हैं, अगर कोई उसमें कोडिंग में कोई गलती या फिर एनी टाइपोज हो तो दिख जाएंगे अभी. Let's see. To compile, we write javac abstraction.java. Okay, we got 0 errors.
So let's create the child2 object also. I'll name it as c2 equal to new child2 constructor. Then I'll want to call c2 dot message. That's it. Now let's compile this. Zero errors. To run the file, we write Java and the class name. So as you can see, यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट आ गए. This message is from child1. This is from child2. So let's see. Let's understand what happened. What is the use of abstract class? हमने एक क्लास बनाया abstract class. फिर में हमने दो children class बनाए जिसको वो parent को extend कर रहे हैं. And then abstract class में हमने बस define कर दिया कि एक class के अंदर वो message method होगा ही उसको, बट हमने उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, बस हाइड कर दी. बता दी गई है कि सिर्फ मैसेज मेथड है. अब इसका इंटरनल child1 अपने हिसाब से यूज कर रहा है जिसमें वो प्रिंट कर रहा है दिस मैसेज इज फ्रॉम child1, एंड child2 भी अपना इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन खुद के अपने हिसाब से कर रहा है. दिस इज द मैसेज फ्रॉम child2. देन वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट फॉर child1 एंड child2. मैसेज हमने कॉल किया तो हमारा देखा कि प्रिंट हो गया. सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Okay, we got some questions over here. So is it possible to have both abstract and non? Yes, it is absolutely possible. But if minimum एक भी abstract method class में है, तो then the class has to be named as abstract. All right, this is answered. So last step कौन सा मौलिक? If you can just tell. If a class abstract, then its all method must be abstract. No, it's not. Yeah, okay, it is answered. Malik, can you tell me which step to repeat? Class abstraction, all right. In the code, right? I guess in the code. So nothing, this is the main class, okay? I want to run the file, so I made this public static. And then उसका जो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं. फिर C1 के अंदर ये हमारा मैसेज मेथड था, हमने उसको बस ऐसे नॉर्मली कॉल किया. एंड C2 भी सेम child2 का क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड इसका हमने मैसेज मेथड प्रिंट कर दिया. बस नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. This is a basic code to understand the workflow of this thing, abstract classes. How is it providing security? Nice question. I'll explain, Yogendra. See, what happens is, actually the user is shown only this class. I know maybe you'll not understand like how can the class be shown. Actually, when you develop into technologies, if you might have used Android development, so उसमें क्या होता है, उसमें interfaces होते हैं. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे. तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि यूजर को सिर्फ ये दिखेगा, क्लास पेरेंट है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लास कार, मतलब क्लास व्हीकल समझ लो, जैसे हमने पीपीटी में देखा था. यूजर को सिर्फ ये चीज दिखेगी, क्लास व्हीकल, कि व्हीकल एक है जिसमें टायर्स हैं और स्टार्ट फंक्शन है. बट ये नहीं पता कि उस स्टार्ट कर क्या रहा है और नंबर ऑफ टायर्स क्या है, वो सब नहीं दिखाया गया. बस उसको पता है कि नंबर ऑफ टायर्स. अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वॉइड ड्राइविंग, आई मीन स्टीयरिंग व्हील, तो उसको बस इतना ही होगा कि स्टीयरिंग व्हील एग्जिस्ट कर रहा है, बट ही डोंट नो व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इट इज इम्प्लीमेंटिंग लाइक एज सच. ओके, एम आई क्लियर? Only the methods to be inherited should have abstract keyword. If you reverse this question, yes. I mean, every abstract method has to be overridden in the children class, Nikhil. Like you can just have normal methods and you can also override them. It is not a condition, but yes, if an method is abstract in abstract class, you definitely have to override it and give its definition in the below classes, child classes. So extended classes are hidden, yes. So let's get to the next slide. So now as you have got far into such abstract classes and तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ क्या होता है. So these are the very important points to be kept in mind. The first one says the method without body is known as abstract method. The thing we have discussed till now. Let's see what the compiler says. If I just remove the abstract word here, I'll just remove the abstract keyword over here, the void message. I've just declared it and haven't defined it. Let's save it and just see compiler what the compiler says. Okay, I'm compiling this.
See, as you can see, I'm just zooming this. Let me compile again. Yeah, you can see missing body or declare abstract. If a function or method does not have a body, it has to be declared as abstract. Says the same in the first point of points to be remembered. Okay, it's all abstract. So now let's see. As I said, the class itself must be abstract if it contains any abstract methods. I'm deleting the abstract keyword over the class over here. Class parent is a normal class. It has an abstract method message. Let's compile this code and let's see what the compiler says about it. See, we got an error here. Parent is not abstract. It is not abstract. We have to declare it as an abstract because उसमें abstract method जो है वो exist कर रहा है. Okay, I guess this is clear to you all. This is just condition. Okay. So the second point says if a class has an abstract method, it should declare abstract. Yeah, just now we saw it. अगर किसी class में abstract method exist कर रहा है, then the class itself must be abstract. Let's see the third method. Abstract method in an abstract class are meant to be overridden in the derived concrete class. Let's understand what this derived concrete classes mean first. See, concrete classes are those classes which are not abstract. I mean the normal classes, child class, any class car, class scooty, as we have seen. It's a normal class that are not abstract. And the derived means those classes, those which use inheritance, basically the children classes. The classes which extend the other classes, those are called derived classes. Okay, so it's saying जो भी abstract method है abstract class के अंदर उनको override करना ही पड़ेगा. जैसे हमने अभी chat में किसी का question आया तो हमने बताया था ना कि override करना ही होगा उसे. This is a condition. यहाँ पे लिखा है fourth point, abstract classes can inherit abstract classes. Yes, you can inherit the abstract classes to the abstract class as well. For example, यहाँ पे हमने parent जो है वो abstract है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास के सामने कि क्लास child1 is also abstract. Let's compile this. I'm commenting this part for now. I'll explain why I've commented this child1 object. I'll explain in just a second. I'm just compiling this and let's see what it says. कोई error नहीं आया हमारे पास. That means abstract classes can inherit abstract classes as well. All right, I'm just removing the comments. Let's get to the next point. Abstract classes cannot be instantiated. मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है. क्यूबिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है. लेट्स सी, अगर हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, I'll write parent, I'll name it as p1 equal to new parent constructor. Let's see if हमें ये लाइन पे एरर आता है कि नहीं. लाइन नंबर 19. We got an error. Parent is abstract, cannot be instantiated, which means the point says no abstract class, मतलब कोई भी abstract class का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है. उनके जो उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो इनहेरिटेंस के थ्रू नीचे चाइल्ड क्लासेस यूज कर सकते हैं, बट खुद उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. And the last 2 points says the last concrete class which is inheriting the abstract class must define the body of the abstract method. What do we mean by last concrete class? Let's see with a case study. Let's do some case study on this. So can you see the case 1 here? This is a simple case just for understanding. यहाँ पे हमारे पास दो क्लास है, क्लास A, क्लास B. एंड क्लास A जो है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन है f1 नाम का जिसकी बॉडी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है, अब इस केस में तुम f1 को कहाँ डिफाइन कर सकते हो, उसकी बॉडी कहाँ दे सकते हो, कौन से क्लास में? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज क्लास B, बिकॉज इट इज द ओनली चाइल्ड इन दिस सिचुएशन which is extending this class A. Got it? That's why I've just declared the function f1 here and उसकी बॉडी हमने क्लास B में दे दी है. यहां तक समझ आ गया सबको? लेट्स सी. प्लीज एक्नॉलेज इन द चैट. अगर यहां तक सब समझ आ गया तो you'll understand the next cases also easily.
ऑल राइट, ओके ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 केसेस है, ए बी सी, ओके। अब इसमें ए सेम एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर F1 सेम फंक्शन है। अब हमारे पास यहाँ 3 कलर, 2 डिफरेंट कलर्स में F1 को लिखा है। क्यों लिखा है अभी बताता हूँ मैं। क्लास बी में अगर तुम F1 को डिफाइन कर सकते हो क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है, एंड सी में भी तुम कर सकते हो क्योंकि ये बी को इनहेरिट कर रहा है एंड बी इज इनहेरिटिंग ए। सो ओवरराइडिंग आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। सो यहाँ पे ब्लू इसलिए है क्योंकि देर इज एन ऑप्शन, यू हैव एन ऑप्शनल कंडीशन ओवर हियर टू डिफाइन द बॉडी ऑफ F1। यहाँ पे तुम कर भी सकते हो, तुम नहीं भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। क्लास बी में या तो तुम डिफाइन करो, नहीं तो जस्ट स्किप कर दो, इस F1 के बारे में डिस्कशन ही मत करो उस वाले ब्लॉक में। बट जब हम क्लास सी में आते हैं, यहाँ पे रेड इसलिए हो गया क्योंकि दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू हैव टू डिफाइन द बॉडी ऑफ F1। दिस इज द लास्ट क्लास दैट इज इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यही लास्ट कॉन्क्रीट क्लास। हमने पॉइंट्स में पढ़ा था ना, व्हाट इज लास्ट कॉन्क्रीट क्लास। इन दिस सिचुएशन क्लास सी इज द लास्ट कॉन्क्रीट क्लास, इन दिस सिचुएशन इट्स द क्लास बी। ये लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, F1 को डिफाइन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, इसकी बॉडी देनी ही होगी, अगर नहीं दी तो हमारा कंपाइलर एरर दे देगा। ऑलराइट, ये केस भी अगर समझ आया तो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब हमारे पास ABC सेम क्लास है बट एब्स्ट्रैक्ट ए है और बी भी एब्स्ट्रैक्ट है। हमने देखा था अभी कोड लिख के कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सो यहाँ पे ए को बी इनहेरिट कर रहा है, बी को सी इनहेरिट कर रहा है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ इनहेरिटेंस गोइंग ऑन एंड द सेम फंक्शन गोज F1। तुम F1 यहाँ भी लिख सकते हो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने 0 to 100% वाली जो टॉपिक था उसमें देखा था हमने कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इट इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन कि जो जितनी भी फंक्शंस हो, जितनी भी मेथड्स हो, वो एब्स्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक F1 जो है एक नॉर्मल ओवररिडन मेथड की तरह ट्रीट करा जाएगा। यू कैन डिफाइन द बॉडी ऑफ F1 इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन दिस केस ऑफ इनहेरिटेंस फ्लो। एंड आपको सी में तो एज यूजुअल करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज द लास्ट कॉन्क्रीट क्लास। अगर यहाँ नहीं किया तो सेम एरर आएगा। सो लेट्स गो टू द लास्ट केस एंड दिस इज, ये तुम बताओगे मुझे, ठीक है? एक्टिव रहना चैट पे। ए बी सी डी 4 क्लास है हमारे पास, ये इनहेरिटेंस का फ्लो है। ए इज एब्स्ट्रैक्ट, बी इज एब्स्ट्रैक्ट। F1 जो है ए क्लास में है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, F2 क्लास बी का एब्स्ट्रैक्ट टाइप है। तो मेरे को बताओ F1 कौन कौन से क्लासेस में तुम डिफाइन कर सकते हो? मेरे को चैट में बताओ सब लोग। आई नीड रियल पार्टिसिपेशन, कम ऑन चैट करो। मैं स्लाइड वापस दिखा देता हूँ। आई एम आस्किंग F1 जो फंक्शन है इसकी बॉडी में कौन कौन से क्लासेस में, जस्ट राइट बी सी डी और सी बी, जो भी जस्ट लेटर, क्लास के लेटर्स लिख दो। Which are the classes in which I can define the body of F1 in this kind of inheritance flow? BCD, okay. F1 can be defined in the class BCD, okay. BCD. More? कितने लोग हैं हमारे पास? 60 participants है. Come on guys, chat. BC, okay. I guess all BCD, okay. Come on, come on. BCD, all right. All right. Okay. Congrats guys. जिसका भी आंसर BCD है, that's a correct action, correct answer. And I'll explain you why it is not BC. देखो D भी इसलिए होगा क्योंकि it is the last inheriting. D is C को inherit कर रहा है, C ultimately B and A को कर रहा है ना, तो F1 can be passed along through the inheritance till the class D. This is the last option. You have to, हमें यहाँ पे F1 करना ही पड़ेगा class D में. Now F2 का बताओ मुझे, F2 का ये बताओ कि A क्लास में कर सकते हैं? Yes no में आंसर दो। F2 की डेफिनेशन, सॉरी, F2 का जो फंक्शन है वो हम A क्लास में डिफाइन कर सकते हैं? रिप्लाई इन द चैट। F2 का हमें ये तो पता है कि वो हम C में कर सकते हैं, D में कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि वो हम A में कर सकते हैं ऊपर जाके, इनहेरिटेंस के फ्लो अगेंस्ट जाके ऊपर। ओके, नो 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 नो, ओके ग्रेट, दिस इज द आंसर इज करेक्ट। हम F2 को ऊपर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनहेरिटेंस का जो फ्लो है यहाँ पे इस केस में पेरेंट क्लास A है और चाइल्ड क्लास B है। जो पेरेंट के मेथड्स और डेटा मेंबर्स है वो B एक्सेस कर सकता है, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। B के जो कंटेंट्स है वो A को एक्सेस नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस ऊपर से नीचे हो रहा है।
आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. यहाँ तक हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है. अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो विल स्टार्ट इंटरफेसेस फ्रॉम नाउ. एक बार चैट में बता दो मुझे एक्नॉलेज करके. राइट, एवरीथिंग क्लियर. कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ रिगार्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ऑलराइट, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. So next topic is interface. अब let me tell you, अब abstract class सबको समझ आ गया तो interface is also similar to abstract class with small differences which makes interface more powerful to achieve abstraction to the point of 100%. अब इसमें क्या differences हैं, क्या इसका extra वो है, मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन टू द 100%. वो क्यों होगा अभी देखते हैं. इसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस सेशन इनहेरिटेंस का, देन वी डिस्कस्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट इम्प्लीमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा, राइट. सो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, लाइक class cannot inherit multiple classes mein this is not possible. But when we come to the interface topic, yes, we can use multiple inheritance in terms of interfaces. All right, I'll explain what is multiple inheritance more in detail. Now interface जो object है उसका blueprint हम कहते हैं एक class होता है. So class is known as the blueprint of object. जो class का भी खुद का blueprint है. Interface is known as blueprint of the class because interfaces just specify what class must do and do not how to do. Okay, ये कहता है कि क्लास में हम जो भी करना चाहते हैं हम इंटरफेस में बस बताते हैं कि क्या क्या इसका काम है, ये नहीं बताते कि कैसे करना है. वापस सेम एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन हमें हर बार दिख रहा है यहाँ पे. वी आर जस्ट हाईलाइटिंग what exists but not telling how it works, how the internal implementation is going on behind it. It specifies the set of methods that class has to implement. Let's understand it. This is the basic syntax of an interface. Interface भी हमारा एक class की तरह ही है. आप इसको जैसे हम class कीवर्ड लिखते हैं वैसे ही interface भी एक कीवर्ड है. तो हम interface कीवर्ड लिखने के बाद उसका नेम, जैसे हम क्लास सैंपल लिखें वैसे ही इंटरफेस सिंपली एज एनीथिंग. यू कैन राइट द नेम ऑफ द इंटरफेस एंड देन कर्ली ब्रेसेस ऑन नॉर्मल क्लास के अंदर लिखते हुए. बट एक कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ऑल द मेथड्स टू बी एब्स्ट्रैक्ट इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट इन इंटरफेस इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द मेथड्स इन द इंटरफेस हैव टू बी एब्स्ट्रैक्ट. हम कोई भी फंक्शन का बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते हैं एक इंटरफेस में, जो कि ऑप्शनल था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में. ये पहला डिफरेंस है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में. इसमें जो भी क्या कहते हैं, जो भी मेथड्स होंगे, एनी मेथड इन द इंटरफेस इज बाय डिफॉल्ट, कंपाइलर को बाय डिफॉल्ट पता है कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप. हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वो अपने आप लगा लेगा. कंपाइलर को पता है कि when it realizes it's an interface, every method in it is a abstract type. All right, let's see it with some small code. Let's make new file, save करते हैं इसको. I'll name it as interfaces.java. So as I said, syntax में basic ये है. हम interface, मान लो name is I1, I'm just putting the name as I1 and इसके अंदर some random function है. Let's say it has some word show function. नहीं तो f1 भी रख सकते हैं, कुछ भी. I'm just taking an example of show over here. So when you remember when we wrote abstract class here, so we have declared abstract void message, right? But I'm not written abstract keyword here because as I told you, it is by default abstract. Compiler अपने आप यहाँ पे एक abstract keyword लगा लेगा खुद ही. So now let's create one small class. Let's say it's a sample class, ठीक है. And एक बात, इंटरफेसेस एंड नॉर्मल क्लासेस में डिफरेंस ये होता है, जब तुम एक क्लास को दूसरे में इनहेरिट करते हो तुम क्या यूज करते हो, एक्सटेंड्स कीवर्ड. दिस इज द कीवर्ड वी यूज, राइट. बट एक इंटरफेस का जब वो आता है केस, तो वी यूज implements. This is the keyword we have to use for interfaces. So class
sample implements I1. This is the syntax we have to follow. Implements is a keyword just similar to extends. So what we are doing, इंटरफेस के अंदर एक शो मेथड है, जो भी चीजें हैं उसको इस क्लास के अंदर हम इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कोड कर रहे हैं. That's why we use the keyword implements. So now void show interface I1 पे है, तो I can write simply void show, and इसके अंदर जो भी मैं करना चाहूँ, I'm just printing the system.out.println बेसिक समझाने के लिए. इसमें मैं कहूँगा printing from sample class. बेसिक हमने शो का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दिया. अब मेन क्लास बना लेते हैं. सेम, बाकी सब सेम है पूरा. इंटरफेसेस इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक मेन यही कॉपी कर लेता हूँ. So simply we write sample. Suppose the object name is S1, then new sample, and now I call S1 dot show. Let's see if we have any spelling mistakes or compiler errors. Let's check it. Java C interfaces dot Java. Yeah, we got an error over here that attempting to assign weaker access privileges was public. Sample cannot be implemented. इसका ये क्यों आया? क्योंकि एक और पॉइंट है इंटरफेस में. इंटरफेसेस में जो भी चीजें होती हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होती हैं. Public is a access modifier. We generally have 4 types of access modifiers: public, protected, private, and default. इसका नेक्स्ट क्लास टू नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है, उसका यूज क्या है. यहाँ पे हम बेसिकली मैं स्मॉल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इंटरफेस के जितने भी मेथड्स एंड जो होता है वो पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है. तो एक कंडीशन होती है जावा में कि जब तुम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, ऊपर से किसी चीजों को नीचे वाले क्लास में लेके आ रहे हो, तो इसका जो पब्लिक मॉडिफायर है, जो ओवररिडन मेथड है, उसका या तो इस मतलब मान लो यहाँ पे पब्लिक बोला ना मैंने बाय डिफॉल्ट, लेट्स राइट पब्लिक, राइट. तो इसका तो एक्सेस स्कोप जो है वो पब्लिक है. जब तुम इसको इनहेरिट किए हो, यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हो, तो ये या तो उस वाले स्कोप का होना चाहिए, उसकी जो रेंज है उसी स्कोप का होना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे पब्लिक से ऊपर तो कोई, दिस इज द मैक्सिमम स्कोप थिंग कैन हैव इन जावा. So I'll write public over here. अगर यहाँ पे कोई छोटा होता public से, for example, default is a smaller scope than public. अगर यहाँ पे default लिखता मैं, तो यहाँ पे या तो मैं default लिख सकता था, नहीं तो protected लिख सकता था, नहीं तो public लिख सकता था. तो basically concept ये कि जो ऊपर की चीज की जो scope है, या तो वही हो, नहीं तो उससे ज्यादा की हो. इस केस में public is the last or largest scope that has. So that's why मैंने public ही लिखा है. Let's see अब कोई वो आता है क्या कंपाइलर एरर? See, we have 0 errors. Let's run the file. Java interfaces. We got an output printing from sample class. All right. बेसिकली हमने एक इंटरफेस बनाया, उसमें बस बताया कि शो मेथड एग्जिस्ट करता है, बट उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं की, उसकी डेफिनेशन नहीं दी. फिर सैम्पल क्लास जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्सटेंड नहीं. उसके अंदर हमने शो मेथड है उसका हमने इंटरनल वर्किंग दे दिया. बोल रहा है कि प्रिंटिंग फ्रॉम सैम्पल क्लास. एंड देन जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन में किया था, सेम child1 C1 किया था, सेम वैसे ही सैम्पल का भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड हमने शो मेथड उससे कॉल कर लिया. सो अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट प्लीज टेल मी इन द चैट, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. No doubt. Okay. Yes, acknowledge. Which part, Aditi? Implementation works same as extended. Yes, actually they both are different keywords. Implements we use for interfaces. Extends is for this thing, classes. I'll explain in the one more slide we have for the multiple inheritance. You'll understand it clearly over there. After the error part, the public private thing,
सी पब्लिक प्राइवेट थिंग में अभी आप मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, नेक्स्ट क्लास उस पर ही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। बेसिकली हमारे ना 4 वो होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड, ठीक है। ये स्क्रीन विजिबल है ना, जूम, ओके। तो दीज आर द 4 एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। अभी बस इतना ही समझ लो, दीज आर द स्कोप्स फॉर अ मेथड और फॉर अ डेटा मेंबर इन द होल जावा प्रोग्राम। और इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर वो है, सबसे छोटा स्कोप प्राइवेट का होता है, उसके बाद डिफॉल्ट उससे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड, उसके बाद पब्लिक। लाइक पब्लिक मीन्स सबसे ज्यादा स्कोप इसका ही होता है। तो जब कोई तुम इनहेरिट कर रहे हो, जहाँ मान लो पेरेंट में F1 है, ठीक है, और चाइल्ड में आप F1 को डिफाइन कर रहे हो, तो अगर पेरेंट मान लो डिफॉल्ट या कोई किसी में भी हो, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट है, ठीक है, नहीं तो प्राइवेट ले लो, चलो। इफ F1 इज प्राइवेट इन दिस थिंग, आई थिंक प्राइवेट को तुम नीचे नहीं डाल सकते, सो लेट्स टेक डिफॉल्ट ओनली। डिफॉल्ट अगर F1 है, तो जब तुम यहाँ पे चाइल्ड में F1 को जब तुम लिखोगे, उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर तुम्हें यूज करना होगा, या तो तुम डिफॉल्ट ही खुद यूज करो, नहीं तो इससे ज्यादा स्कोप जिसका होता है, इससे ज्यादा स्कोप अभी बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो इससे ज्यादा प्रोटेक्टेड का स्कोप होता है, उससे ज्यादा पब्लिक का होता है। तो यू हैव एन ऑप्शन टू राइट डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक अकॉर्डिंग टू योर यूज ईज। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। इसलिए हमारा हमने पब्लिक नहीं लिखा था, इसलिए वो एरर आ गया था हमारा। आई गेस अब तुम इतना ही समझो, आगे नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा सब कुछ। ओके, व्हाट इफ आई राइट पब्लिक इन द पेरेंट क्लास इंस्टेड ऑफ इनहेरिट क्लास, व्हिच थिंग एक्चुअली, योगेंद्र, आई सेड इंटरफेसेस में जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ये जो दोनों कीवर्ड्स है वो कंपाइलर को अपने आप पता है, वो अपने आप लगा लेगा। इंटरफेसेस में बाय डिफॉल्ट ये दोनों होते ही हैं सारे मेथड्स के, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So same, let's see what are the points to remember in interfaces. Interfaces are similar to abstract class but having all the methods of abstract type. As I said, abstract type सब सारे जो functions होते हैं वो abstract type का ही होना चाहिए। एक बार हम वो भी देख लेते हैं कंपाइलर एरर से कि क्या बोलता है कंपाइलर। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शो को डिफाइन ही कर दिया, यहाँ पे भी सेम लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटिंग फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है, हमने सेव कर दिया। लेट्स सी कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आ गया, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। ओके, सो इंटरफेस में जितने भी मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी नहीं हो सकती है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट टाइप का वो होगा। नेक्स्ट, the default scope for interface is public. We just now discussed about it. Everything is public in this thing, interface. Third point says all the data members are static and final by default and requires initialization. What does this mean? Let's see. Suppose I have a variable in data, for example. अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं तो हमारा एरर आएगा एक। क्यों आएगा, पहले एरर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। हमारा एरर ये आया इस वाली जगह पे, इंट डेटा पे। अब क्यों आया, क्योंकि इंटरफेस में जो भी डेटा मेंबर्स और फील्ड्स होते हैं, बेसिकली फील्ड्स और डेटा मेंबर्स एक ही होते हैं, जो इंट डेटा ऐसे चीजें होंगे, अपार्ट फ्रॉम मेथड्स जो भी चीजें होंगे डेटा मेंबर्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ना, जैसे मैंने बोला था कि मेथड्स होते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट, और ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं ये होते हैं स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट। ये दोनों कीवर्ड अपने आप लग जाते हैं कंपाइलर से पहले। तो स्टैटिक तो तुमने पढ़ लिया, फाइनल का ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फाइनल एक वो कीवर्ड है जब हम किसी वेरिएबल के आगे लगा देते हैं, किसी इंट डेटा टाइप या फिर कोई भी डेटा टाइप किसी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा देते हैं, तो उसका जो वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी चेंज नहीं हो सकता।
तो जब हम फाइनल यूज करते हैं ये कंडीशन है कि हमें उसकी वैल्यू ऑन द स्पॉट वही देनी होती है, जैसे कोई भी वैल्यू 100 1 कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू गिव, वो यहीं पे तुम्हें देना होगा वैल्यू, इसकी वैल्यू यहीं पे असाइन करनी होगी तुम्हें। अगर यहाँ नहीं करोगे तो सेम एरर आएगा जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये वाला कि इंट डेटा पे एरर है। तो इसलिए हमें इसको कुछ भी देना पड़ता है। तो ये दोनों वर्ड्स तो अपने आप लगा लेगा। तो अब देखते हैं कि कोई एरर आता है क्या। See, we have 0 errors because we have given assigned the value to the int data variable because it is final by default, and final variables के लिए हमें वैल्यू ऑन द स्पॉट वहीं जहां डिक्लेयर कर रहे हैं उनके साथ ही देना पड़ता है। हाँ, अब मैं ये भी नहीं कर सकता, जैसे फाइनल हम कर रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कर सकता कि डेटा इक्वल टू मैंने 100 कर दिया, चेंज कर दिया, मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ दे दी गई है इंटरफेस में, ये फाइनल टाइप का है। एक बार फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। ऑल राइट, यहाँ तक कोई डाउट देख लेते हैं, कुछ आया तो। कैन यू शो हाउ? या आई विल शो यू गौतम, नेक्स्ट स्लाइड उसी पे है, डोंट वरी। Let's see next point. Interfaces cannot be instantiated. That means same goes with the interface also. Abstract classes की तरह इनकी भी हम ऑब्जेक्ट या कुछ बना नहीं सकते हैं। Let's see if we can make I1 का सपोज मैं बोल रहा हूँ obj1 चाहिए मुझे। obj1 is equal to new I1। Let's see एरर आता है कि नहीं आता है, कि पॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। देखो खुद से चेक कर लिया करो, तभी तुम्हें ज्यादा समझ आएगा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा ली और तुम लोग चेक ही नहीं कर, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहे। सो हियर वी आर सीइंग I1 इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ऑलराइट, आई एम सजेस्टिंग कि जितने भी पॉइंट्स ये स्लाइड्स में है, जैसे मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने कंपाइल करके देख रहा हूँ एक एक चीज कि पॉइंट सही है या फिर इसके 2-3 यूज केस क्या है, वो सब तुम किया करो। उससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से पड़ता है और तुम्हें याद भी रहेगा। Interfaces can be inherited by classes, even abstract classes also, by using keyword implements. जैसे हमने एक क्लास ली थी नॉर्मल क्लास, उसमें हमने implements वर्ड जो है यूज करके I1 को वो कर लिया, हमने इनहेरिट करा लिया, इम्प्लीमेंट करा लिया। तो अब अगर ये क्लास खुद एब्स्ट्रैक्ट हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। पॉइंट यही है कि इंटरफेसेस कैन बी इनहेरिटेड बाय क्लासेस, इवन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आल्सो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये लाइन मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने इसलिए कमेंट किया क्योंकि क्लास सैंपल जो है वो खुद एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, और हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं। तो अगर ये कमेंट नहीं करूंगा तो यहाँ पे एरर दे देगा कि सैंपल S1 जो है आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो इसलिए देगा एरर। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं। अभी हमारे पास 0 एरर्स है। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। So let's see the next point. Okay, this is a large one. An interface can extend any number of interfaces, but one interface cannot implement another interface. Let's see. मैं कह रहा हूं कि इंटरफेस I1 की तरह ही कोई दूसरा इंटरफेस है और इसमें कोई मेथड है मैसेज, ठीक है, और ये इसका नाम I2। हमारे पास 2 इंटरफेस है यहाँ पे। वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस। हम एक इंटरफेस I2 के आगे एक्सटेंड I1 ये लिख सकते हैं। मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, उसके जो मेथड्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इस क्लास में दे रहे हैं। I2 extends I1 means in interface I2 show is also inherited in I2। मतलब show जो है वो इनहेरिट हो सकता है I2 में, बट इसकी बॉडी नहीं दे सकते हम, क्योंकि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है हर एक मेथड। यहाँ पे हम ये अगर कर दें void show, इसकी हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन दे दें बाय चांस, फॉर एग्जांपल
अगर हमने ऐसे इम्प्लीमेंटेशन दे दी, क्योंकि हमने तो इनहेरिट किया है I1 को, और शो मेथड ऑब्वियसली नीचे आएगा, बट हमने अगर यहाँ पे ऐसे किया तो मेन रूल जो था कि जो जितने भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं और उसकी डेफिनेशन हम इंटरफेस में नहीं दे सकते। तो तुम क्या कर सकते हो, I2 I1 को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, और सैंपल जो है वो I2 को कर लेते हैं, चलो I2, ठीक है। I2 को अगर इंप्लीमेंट किया तो इनहेरिटेंस का जो फ्लो है वो ऐसे आएगा। सबसे पहले नीचे दिखा देता हूं, सबसे पहले I1, फिर I2, फिर सैंपल। तो I1 की चीजें I2 में आएंगी, फिर I2 की जो चीजें हैं फाइनली I1 I2 को मिला के हम सैंपल में इंप्लीमेंट करा सकते हैं। जो भी उसके फंक्शंस हैं वो सब हम सैंपल में डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट के बाद डाउट्स लेते हैं। यहाँ पे लिखा था लास्ट कॉन्क्रीट क्लास विच इज इनहेरिटिंग द इंटरफेस मस्ट डिफाइन द बॉडी। सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह ही, याद है ना, हमने केस स्टडी करी थी 4 केसेस के साथ, क्लास सी और क्लास डी, दैट वाज द लास्ट ऑप्शन टू इंप्लीमेंट और डिफाइन द बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। पिछले केस स्टडी में वही करी थी। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, जो भी मेथड्स जो है वो इंटरफेस में है, लास्ट कॉन्क्रीट क्लास जो इनहेरिटेंस का लास्ट कॉन्क्रीट क्लास है उसमें तुम्हें करना ही पड़ेगा, मस्ट डिफाइन द बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नहीं तो एरर आएगा। ऑलराइट, तो अब एक बार वो देख लेते हैं डाउट्स। कोई डाउट अभी तक? इसके बाद बस लास्ट 5 मिनट्स का टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट्स इट। एनी डाउट? ऑलराइट, चलो। This is the last, second last thing. Now let's see what is multiple inheritance in Java with interfaces. Here it is saying a class, let me open my pointer. A class can implement one or more interfaces. I1, suppose this is I1, this is I2. I can write over here class sample implements I2, और यहाँ पे मैं I1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, I1, I2। I1 इंटरफेस में शो है, I2 में मैसेज मेथड है, और जो सैंपल है वो इन दोनों इंटरफेसेस को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। तो हम A1 और मोर सिर्फ I1 को करना चाहते हैं तो I1 कर सकते हैं, नहीं तो I1, I2। इसके बाद कॉमा करके आप जितने भी मतलब जितने इंटरफेसेस है, एनी नंबर ऑफ इंटरफेस यू कैन राइट एंड इम्प्लीमेंट देम। बट एक बात ध्यान रखना, जो भी इंटरफेस तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो उनके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको बॉडी देना जरूरी है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं और एरर देखते हैं क्यों आया। एरर देखो क्यों आया, यहाँ पे लिखा है सैंपल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड द मेथड मैसेज। ये इसलिए आया क्योंकि I2 को हमने इंप्लीमेंट करा तो दिया यहाँ पे इस वाली क्लास में, बट I2 के अंदर मैसेज मेथड है, बट हमने मैसेज मेथड यहाँ पे उसकी बॉडी दी नहीं, यहाँ पे बस शो की बॉडी दी है हमने। तो इसलिए हमें यहाँ पे जितने इंटरफेसेस हम इंप्लीमेंट करेंगे उन सब में जितने फंक्शंस या मेथड्स हैं उनकी सबकी डेफिनेशन हमें यहाँ देनी ही पड़ेगी। अब कंपाइल करके देखते हैं, अब नहीं आएगा एरर, देखा, नो एरर। ऑलराइट, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर तुम मान लो यहाँ पे 2 क्लास और है, यहाँ पे जैसे एब्स्ट्रैक्शन वाली कोड में देखते हैं हमारे पास 3 क्लास है, पेरेंट, चाइल्ड और चाइल्ड 2। अब जैसे चाइल्ड 2 है वो पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब मैं ये नहीं लिख सकता पेरेंट कॉमा चाइल्ड 1, this is not possible that child 2 is inheriting parent and child both classes at one time. No, but a class can implement different interfaces, one or more interfaces, not classes. एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 जो कि तुम्हारा बहुत क्लैरिटी देगा। रीड इट केयरफुली। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। एक्सटेंड हम इसलिए बोले, याद है ना, हमने I1 I2 को किया था extend I2, sorry I1। extend means एक इंटरफेस की जो चीजें हैं वो दूसरी इंटरफेस में हम इनहेरिटेंस के थ्रू नीचे पुल डाउन कर रहे हैं चाइल्ड क्लासेस में। एंड इम्प्लीमेंट्स मतलब जो इंटरफेस के अंदर की चीजें हैं एक तरह से वो भी हम पुल डाउन कर रहे हैं। पुल डाउन करते करते हमने उसकी बॉडी भी डिफाइन कर दी है, उनको इम्प्लीमेंटेशन भी दे दी है।
So implements is a higher word than extend, ऐसा समझ सकते हो तुम. Extends आएगा यहाँ पे, समझे? बेसिकली ओवरव्यू ये है कि एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स में फर्क ये है, अगर तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो तुम्हें उसकी बॉडी इम्प्लीमेंट करनी होगी. एक्सटेंड मतलब यू आर जस्ट पुलिंग डाउन, यू आर हैविंग अ स्कोप टू यूज देम इन द चाइल्ड क्लास. पेरेंट क्लास की जो चीजें हैं वो चाइल्ड क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं, वो होता है एक्सटेंड कीवर्ड. इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंट्स. आई गेस अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, बट अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली अ सिंगल क्लास. इंटरफेसेस को हम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, बट एक्सटेंड जो है वो एक ही क्लास को करना पड़ेगा. ये है रूल मल्टीपल इनहेरिटेंस का जावा का. यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट प्लीज एक्नॉलेज. Okay, okay, great. And let's go to the last slide and last topic of today's session. That is the difference between abstract classes and interfaces. अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होगे. Maybe you have understood the differences. Let's just revise what are the differences again. Abstract classes can have abstract methods and non-abstract methods. That's why it is named as 0 to 100% abstraction achievable. And interface can only have abstract methods. That's why it is 100%. There's an additional point over here. Since Java 8, it can also have default and static methods also. तो जो scope है बताया था मैंने, public ही रहता है. Java 8 के बाद default भी रह सकता है वो जो scope है, and static methods भी उसमें add on. ये basically version update के बाद add on feature है Java 8 के बाद. इसका ध्यान रखना. Next point is abstract classes does not support multiple inheritance, because abstract class भी खुद एक class ही है, that is also a class, right? And classes cannot do multiple inheritance. A class cannot extend one or more than one class, right? Interface supports multiple inheritance because it is not a class, it's an interface. We can extend one or more interfaces and we can implement one or more interfaces in a class, not interface. Point to be noted. So the third point says abstract classes can have final, non-final, static, and non-static variables, any kind of variables. But interface is by default has only static and final variables. And when the variable is final, we have to give the value there only when we declare it. The next point says abstract classes can provide the implementation of interface. As we saw in the previous code, child one was implementing interface I, right? I1 when we declared class abstract. So abstract classes can also implement the interfaces, but interface cannot provide the implementation of abstract class. ये पॉइंट इसलिए हमने पहले देखा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास केस स्टडी में फोर्थ केस में F2 का हमने बोला था कि F2 जो B का फंक्शन है वो A में नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसमें तो इनहेरिटेंस अपवर्ड था, बट इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम F2 को अगर मान लो इंटरफेस A है जो कि उसके नीचे इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास B है. ओके, इमेजिन दिस. B का जो फंक्शन है अगर तुम A में इंप्लीमेंट कर रहे हो, बट फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि इंटरफेस में तुम बॉडी ही नहीं दे सकते, तो इंप्लीमेंट कैसे करोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड्स है? गेटिंग माय पॉइंट? इंटरफेस में किसी भी बॉडी कोई भी मेथड का बॉडी नहीं होता है. And next point says Java abstract class can have public, private, protected. This is a normal point, and the members of a Java interface are public by default, as discussed. Last point says an abstract class can extend another Java class and implement multiple interfaces. A class can extend another class, as you know, and implement multiple interfaces. This is that point only. An interface can extend another Java interface only. An interface cannot extend another class. You can't write interface I1 extends class simple. No, you can't write that. You can only extend interface to interface. Don't worry, I'll give all these points and important points which help you in the notes. Do go through it. It will be on the drive, uploaded in around 5 to 10 minutes. And with this, I want to thank everybody for attending to this session. And you're most welcome to give ask your doubts now. The session is officially done.
So if you have any doubts or something, please put in the chat, and do fill this feedback form, please. I want to know how did I delivered the session, so that I can also improve in the future and come up with new contents. Okay, please do give this feedback form. Any other doubts or something? Which one, Gautam? Can you tell me which topic or which line I have to go through again? Thank you, Nikhil. Thank you so much. Thanks for the feedback. Multiple inheritance. All right. Let's go for the multiple inheritance part. All right. So, in what did you? I mean, what is the part you didn't get in that multiple inheritance? Multiple inheritance through interfaces or classes? Which part? Multiple inheritance through class. All right. Come on. Let's see with code. Okay. So just forget this abstract for now. Okay, I'm telling you normal, normal class and main method. Forget about abstraction in this. Okay, we just have two classes, class child 1, class child 2. Okay, let me see. All right. So we have just class 1 and class 2. Both have some different methods, message and message. So let's suppose it has message 1. This method name is message 1, and this is message. So you can do according to inheritance. You can write extends child 1, right? This is the normal inheritance. I am inheriting child 1 in child 2. So when I create the child 2 object, obj2 suppose, equal to new child 2. So as child 2 has extended child 1, child 1 has message 1. Message 1 child 1 के अंदर है और मैंने object child 2 का बनाया है. तो I can call obj2 dot message 1. ये message 1 जो है वो child 2, ये जो मेथड है ये यहाँ का मेथड है, बट मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया, बट फिर भी ये कॉल हो जाएगा क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड लगा के हमने इनहेरिटेंस किया है. यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताओ. Yes, no. Is this clear till now? All right. So let's suppose I have one more class. Let's suppose I'll copy this one only. Let's suppose I have one more class, child 3. Okay. And this message name, method name is message 3. All right. So when I write child 2, multiple inheritance is not possible with the classes, means I cannot extend child 1, child 2 inside child, 3 and 1 inside 2. We cannot write class child 2 extends child 1 comma child 2, sorry, child 3. This is not possible. Let's compile if you say so. Let's compile Java C abstraction. See, we got an error. Expected this thing curly bracket before this comma, because comma child 3, this is not available due to multiple inheritance. We can't write this. Let's compile like this again. See, we got 0 errors right now. So this is the top theory. Basically, we cannot extend more than one class. You can't write child 1 comma child 3, or here also if you want to write child 1 extends child 2 child 3, that is not possible. This is not available in Java. This is known as multiple inheritance with classes is not possible in Java. Is the topic clear, Gautam? Great, Gautam. Nice. So guys, anyone else want to give any feedback or something, please do give. And if anyone has doubts, please put them in the chat box. I'll be here for 5 more minutes. Thank you, Himanshi. Thank you so much.